हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर अड्डा में। और आज हम लोग जीन पियाजे के सिद्धांत कंप्लीट करेंगे जो सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी एग्जाम में 4 से 5 नंबर क्वेश्चन जरूर इससे बनते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग पहला पॉइंट है, जीन पियाजे एक प्रमुख स्विस मनोवैज्ञानिक थे। स्विस का मतलब है यहाँ पे स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो हम लोग क्या बताएंगे? स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। स्विट्जरलैंड। स्विस का मतलब होता है स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पियाजे ने अपनी पुस्तक द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड 1923 में लिखी थी। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक किसने लिखी थी, तो हम लोग क्या बताएंगे? जीन पियाजे। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, जीन पियाजे ने अपना प्रयोग अपने ही बच्चों पर किया था। जीन पियाजे ने किस पर प्रयोग किया था? अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, जीन पियाजे के सिद्धांत रचनावाद पर आधारित है। रचनावाद पर आधारित है। जीन पियाजे ने दिया तो था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, लेकिन आधारित किस में था? रचनावाद पे आधारित था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। कौन सा सिद्धांत दिया था पियाजे ने? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इसे क्या कहा जाता है? इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। पेपर में क्वेश्चन आ जाए अवस्था का सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो हम लोग क्या बताएंगे? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे, पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। कौन से मनोविज्ञान का? विकासात्मक मनोविज्ञान का। अब क्वेश्चन आएगा पेपर में विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो हम लोग क्या बताएंगे? जीन पियाजे। चलिए देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में चिंतन शक्ति का विकास एक ही समय में नहीं बल्कि विभिन्न चरणों में होता है। और वही 4 चरण बताए थे जीन पियाजे ने। चलिए वो आगे देखेंगे हम लोग। पहले उसके पहले कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। ये स्कीमा क्या होता है, जीन पियाजे ने बताया है। स्कीमा के बारे में देखो। स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति के दिमाग में सूचनाओं को संगठित करने तथा व्याख्या करने हेतु विद्यमान होती है। ये जो लोग हमारे दिमाग, जैसे हम लोग हैं जो अपने दिमाग से कोई कार्य करते हैं, कोई कार्य सोचते हैं, जैसे हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जो मानसिक शक्ति से अपना कोई कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे वही जो मानसिक संरचना होती है उसे जीन पियाजे ने क्या कहा है? उसे जीन पियाजे ने कहा है स्कीमा। अगला पॉइंट हमारे यहाँ पे है आत्मसातकरण। आत्मसातकरण का मतलब क्या होता है? सीधा पेपर में क्वेश्चन आएगा, ऐसे डिफिनीशन दिया होगा, वह प्रक्रिया जिसमें बालक अपने नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान योजनाओं में शामिल कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलेंगे सीधा हम लोग आत्मसातकरण। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है समायोजन। वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक नई सूचना का समायोजन करता है। ये पॉइंट दे दिया जाएगा, वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक नई सूचना का समायोजन करता है, वो क्या होगा? उसे बोलेंगे समायोजन। वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक नई सूचनाओं का समायोजन करता है, उसे बोलेंगे हम लोग समायोजन। या फिर समायोजन की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा नई सूचनाएं शामिल करता है, पेपर में दे देगा नई सूचनाएं शामिल करता है, उसे क्या कहते हैं? समायोजन। अब देखो आत्मसातकरण हो गया हमारा, समायोजन हो गया। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं। पहला हमारा संवेदी गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक होती है, और इसे ज्ञानेंद्रिय अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसे प्राक संक्रियात्मक के नाम से भी जाना जाता है। और कितनी एज होती है इसकी? 2 से 7 साल तक होती है। अगला पॉइंट हमारा है, तीसरी कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और इसकी एज क्या होती है? 7 से 11 वर्ष होती है। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पे फोर्थ कौन सी अवस्था? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसे अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। और इसकी एज क्या होती है? 11 से 15 वर्ष या फिर उससे आगे। पेपर में सीधा क्वेश्चन ये पूछता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज बताओ, तो क्या बताएंगे? 2 से 7 वर्ष। ये एज
और ये जो नाम है प्राक संक्रियात्मक, ज्ञानेंद्रिय अवस्था, ये सारे याद कर लीजिए। अनौपचारिक संक्रियात्मक, जिसका मूर्त संक्रियात्मक क्या कहा जाएगा? अनौपचारिक संक्रियात्मक कहा जाएगा। अब इन सभी अवस्थाओं की कुछ विशेषता है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहली जो अवस्था है संवेदीगामक अवस्था, इसकी एज क्या होती है? 0 से 2 वर्ष होती है। अब इसमें कुछ विशेषताएं वो हम लोग देख लेते हैं कि जो संवेदीगामक अवस्था में बालक कौन कौन से कार्य करता है। तो इस अवस्था में बालक अपनी इंद्रियों द्वारा आँख, कान, नाक, त्वचा द्वारा कार्य करता है। किसके द्वारा कार्य करता है? आँख, कान, नाक, त्वचा द्वारा कार्य करता है। और क्या करता है? गामक क्रिया, जैसे खेलना हो गया, देखकर छूना, पैर मारना। अब 0 से 2 साल का बच्चा रहेगा तो क्या करेगा? यही करेगा, देखकर छुएगा किसी को, खेलेगा लेटे लेटे, पैर मारेगा। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा गामक क्रियाएं, पेपर में क्वेश्चन आ जाए गामक क्रियाएं कौन सी अवस्था की विशेषता है पियाजे के अनुसार? तो क्या बताएंगे हम लोग? संवेदीगामक अवस्था। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, इस अवस्था में बालक की सबसे बड़ी उपलब्धि बालक द्वारा वस्तु स्थायित्व का ज्ञान होता है। वस्तु स्थायित्व का ज्ञान मतलब ये होता है कि कोई वस्तु या घटनाएं तब भी मौजूद होती हैं जब हमारे सामने नहीं होती हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, बेड में लेटा हुआ है और वो एक कोई खिलौना लिए हुए है और खिलौना उसका नीचे गिर जाए, तो क्या वो बालक जानता है कि हमारा खिलौना जो है नीचे गिर गया है, लेकिन वो बोल तो पाएगा नहीं। तो क्या करता है? बस फिर लेटा रहता है और अपने दिमाग में ये बिठा लेता है कि वो हमारा जो खिलौना है कहाँ पे है? नीचे गिर गया है। उसे मालूम है कि मतलब ये जो हमारे सामने दिख नहीं रहा पर क्या है वास्तव में वो चीज़। इस अवस्था में बालक की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? बालक द्वारा वस्तु स्थायित्व का ज्ञान होता है। अब पेपर में आ जाएगा वस्तु स्थायित्व कौन सी अवस्था की विशेषता है? तो हम लोग क्या बताएंगे? संवेदीगामक की विशेषता है। संवेदीगामक अवस्था की विशेषता है वस्तु स्थायित्व। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हमारा है, ये देखो वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है? इसके द्वारा बालक यह जान पाता है कि घटनाएं एवं वस्तुएं तब भी मौजूद होती हैं जब हमारे सामने नहीं होती हैं। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम लोग, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष, और इसे प्राक संक्रियात्मक भी कहा जाता है इसे। अब इसकी विशेषता कौन कौन सी है? इस अवस्था में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में जीववाद का विकास होता है। जीववाद से मतलब ये होता है कि जो बालक होता है निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझता है। जैसे कि कोई गुड़िया लिए होता है कोई बालक या फिर कोई बालिका, क्या है? गुड़िया ले रहेगी और उसे पानी पिलाएगी, खाना खिलाएगी, इस वजह से जैसे कि वो क्या है? उसमें जान हो। बच्चों को नहीं मालूम होता कि इसमें जान नहीं है। तो ये जीववाद वाला जो विशेषता किस में आ जाती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। अगला पॉइंट कौन सा है इसमें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इस अवस्था में आत्मकेंद्रितता का विकास होता है। आत्मकेंद्रितता से मतलब हमारा ये है, जैसे कि छोटा बच्चा होगा, किसी खिलौने से खेल रहा होता है और जैसे उसके पापा जो है नाराज़ हो गए, तो क्या करेगा? वही खिलौना अपने पापा को दे देगा। उसे नहीं मालूम होता कि जैसे कि उसे लगता है कि जो हम खिलौने से क्या है खुश हो जाते हैं तो पापा भी खुश हो जाएंगे। ये क्या होता है? आत्मकेंद्रितता। नेक्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पे, इस अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु भी कहा जाता है किसे? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। पेपर में पूछेगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज बताओ, तो क्या बताएंगे? 7 से 11 वर्ष। और इस अवस्था की विशेषता क्या है? इस अवस्था में सामान्यीकरण की प्रवृत्ति आने लगती है। सामान्यीकरण से मतलब ये होता है कि जो बच्चे होते हैं वो घटनाओं के बारे में अपने आप निष्कर्ष निकालने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्रमिक संबंधित समस्याओं का समाधान। जो क्रमिक संबंधित समस्याओं का समाधान होता है वो बच्चे करने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 × 2 क्या करेंगे? 8 हो जाएगा। और उसके बाद जैसे कि 2 × 4 करेंगे तब भी क्या होगा? 8 हो जाएगा। तो ये जो क्रमिक संबंधी समस्याओं का समाधान है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या कर लेता है? बच्चा जानने लगता है, क्रमिक संबंधित समस्याओं का समाधान करने लगता है। और नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हमारा है? नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन शुरू कर देता है। तार्किक चिंतन शुरू कर देता है। तो यहाँ पे पेपर में आएगा तार्किक चिंतन कौन सी अवस्था में शुरू करते हैं बालक? तो क्या बताएंगे हम लोग? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारी 4th नंबर वाली जो अवस्था है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कितने उम्र से कितने तक होती है? 11 से 15 तक। पेपर में आएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बताओ, तो क्या बताएंगे हम लोग? 11 से 15 वर्ष। अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं हम लोग। इस अवस्था में बच्चों
बच्चों में अमूर्त चिंतन की क्षमता विकसित हो जाती है। या फिर काल्पनिक चिंतन, काल्पनिक चिंतन मतलब कल्पना करने लगते हैं। कोई वस्तु उनके सामने नहीं होगी फिर भी वो उस वस्तु के बारे में क्या करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। अमूर्त चिंतन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है इसमें, इस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिकों की तरह सोचने लगते हैं। पेपर में आएगा बच्चे वैज्ञानिकों की तरह सोचने लगते हैं। कौन सी अवस्था में, पियाजे के अनुसार, पियाजे की कौन सी अवस्था के अनुसार बच्चे वैज्ञानिकों की तरह सोचने लगते हैं, तो क्या बताएंगे हम लोग, अमूर्त संक्रियात्मक में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। पेपर में अगर आ जाए तार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है, तो क्या बताएंगे हम लोग, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को। और ये हमारी चारों अवस्थाएं और जीन पियाजे चारों अवस्थाएं जो हैं कंप्लीट हो चुकी। जीन पियाजे का पूरा सिद्धांत कंप्लीट हो चुका है। और आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।